Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटे आज की क्लास के अंदर हम लोग नस के टॉप पास पेपर एमसीक्यूज के एक और लेक्चर के ऊपर मूव करेंगे। मेरी तरफ से ये कोशिश है कि नस के जितने पास पेपर्स दुनिया में अवेलेबल हैं, आज तक के जितने पास पेपर नस के मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप लोगों को सॉल्व करवाता जाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज में बड़े हद तक कामयाब भी हूं कि अभी तक मैं इस पास पेपर्स की प्लेलिस्ट के अंदर मोर देन 5000 एमसीक्यूज सॉल्व करवा चुका हूं। तो ये पास पेपर्स की जो लेक्चर सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, उन्हें बताएं और आप खुद भी अपने लिए एक मामूल बना लें कि आप नस की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नस को टारगेट कर रहे हैं, तो आप जैसे भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, इधर आप मेरे बैच में तैयारी कर रहे हैं, इधर आप पास पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, इधर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, इस लेक्चर सीरीज के 1 से 2 लेक्चर को लाजमी तौर पर रोज लें। ये आपका मामूल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर सीरीज को देखेंगे तो मैंने इसमें मैराथन्स भी कवर करवाई हुई हैं, मैंने 4-4 घंटे की वीडियोस भी बना के डाली, 6-6 घंटे की वीडियोस भी मैंने इस लेक्चर सीरीज में डाली, मैंने इसमें 2-2 घंटे की, 10-10 एमसीक्यूज की, 20 एमसीक्यूज की, और इसके अलावा कंप्लीट नस के पेपर्स की। इसके अलावा जैसे जैसे नस के एग्जाम्स होते गए, नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4, तो जो बच्चों के एक्सपीरियंसेस थे, जो बच्चों के पर्टिकुलरली पेपर के क्वेश्चन थे, मैंने वो भी आप लोगों को सारे के सारे सॉल्व करवाए। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस पास पेपर्स की लेक्चर सीरीज को बहुत तरीके से कवर करें। मैं बार बार इस जुमले को रिपीट करता हूं कि अपने दिन का ये मामूल बना लें कि जिस मामूल के अंदर आपके पास नस के आपने 1 से 2 लेक्चर्स को पास पेपर्स के कवर करना है, उनको सॉल्व करना है और ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अक्सर वो पेशतर नस के सॉफ्टवेयर के अंदर क्योंकि हजारों क्वेश्चंस फीड है, इस चीज को आप ऐसे समझिएगा कि जब आप नस का टेस्ट देने के लिए बैठते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको रैंडमली मैथ्स के 100 एमसीक्यूज देता है। इस बात को आप ऐसे समझें कि बेटा जब आप नस का एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो नस का सॉफ्टवेयर आपको रैंडमली 100 एमसीक्यूज देगा। तो आपको नहीं पता कि वो रैंडमली एमसीक्यूज आपके 2024 के पेपर से आएंगे, 2023 से आएंगे, 2025 से आएंगे या पुराने किसी पेपर से आएंगे। नस के सॉफ्टवेयर में हजारों क्वेश्चंस फीडेड हैं, तो यू नेवर नो कि आपके पास क्वेश्चंस कहां से आते हैं। इसीलिए आपने कोशिश ये करनी है कि कंप्लीट लेक्चर सीरीज को कवर करें, जितने पास पेपर्स कवर कर सकते हैं उनको लाजमी तौर के ऊपर कवर करते जाएं। ये आपके लिए बेतहाशा फायदेमंद होगा। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, भाई मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है नस के नेट 3 के लिए, नेट 4 के लिए। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग साइड की हो, चाहे वो बिजनेस साइड की हो, चाहे वो प्री मेडिकल की साइड की हो, यानी कि एमडी कैट की हो, तो 23 मार्च से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। 23 मार्च से इसकी इंट्रोडक्शन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इस बैच में ना सिर्फ नस के नेट 3 की तैयारी होगी, नेट 4 की तैयारी होगी, बल्कि साथ साथ फास्ट की, यूईटी के राउंड 2 की, जीआईके की, कॉमसेट्स की, एनईडी की, आईबीए की, दाऊद की, कराची यूनिवर्सिटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, आपके पास एनटीएस की, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप होगी। इन बैचेस का देखो फायदा ये होता है कि आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की अलग अलग फीस नहीं देनी पड़ती। एक ही फीस होगी, उसमें 10,000 दफा कोर्स कवर होगा, मल्टीपल टाइम आपको चीजों की रिवीजन करवाई जाएगी, लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर होता है। हमारे इंजीनियरिंग के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं। तो अगर कोई बच्चा नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहा है तो आपके लिए भी मोस्ट प्रेफरेबल है। आप आईबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, इधर बीबीए के लिए, सीएस के लिए, एनईडी के लिए, मेरान के लिए, तो आपके लिए भी प्रेफरेबल है। आप अगर प्री मेडिकल के स्टूडेंट और एमडी कैट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमडी कैट के बैचेस टोटली अलग होते हैं, जिसमें नम्स की, एमडी कैट की, एक्यू की, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाती हैं। या फिर अगर कोई प्री मेडिकल का बच्चा नर्स के इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा है तो आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक की मैथ्स और तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नर्स के टॉपर्स, नर्स के तमाम टॉपर्स मेरे पेजेस के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें से कई बच्चों के 170 प्लस स्कोर, 160 प्लस स्कोर होते हैं, तो जिनको आप यूट्यूब की कम्युनिटी के ऊपर देख भी रहे होते हो। खैर, अपनी आज की क्लास का आगाज करते हैं। अच्छा भाई, आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की होल पावर में -1 एंड एक्स इज नॉट अप्रोचेस टू 1 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, देन एफ एक्स इंटू जी एक्स इसके बराबर होगा। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक एफ एक्स का फंक्शन है और तुम्हारे पास एक जी एक्स का फंक्शन है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एफ एक्स इंटू जी एक्स करना है, यानी कि आपको एफ एक्स को बेसिकली जी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। सही है। अब देखो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स आपके पास बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 के, और जी एक्स आपके पास किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स माइनस 1 होल पावर -1 के। तो अगर मुझे इन दोनों टर्म्स को आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, तो कैसे करवाओगे मल्टीप्लाई। देखो भाई, दुनिया में कभी भी किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर में नेगेटिव का साइन हो तो मैथ्स आपसे क्या कहता है, मैथ्स आपसे कहता है कि भैया उस टर्म को ऊपर से नीचे भेज दो, तो नीचे जाके उसकी पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी ना। पावर में -1 आ रहा है, ऊपर से नीचे भेजोगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे किसी को भेजो, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे किसी को भेजो, तो पावर का साइन कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पे ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहां पे इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करवाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है,
ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यानी कि यहां पे सिंपल फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस का वन। और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, नीचे डिवीजन में एक्स माइनस का वन है, तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट गया, तो मेरे पास फाइनली क्या वैल्यू बच रही होगी, एक्स प्लस का वन बच रहा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर कहता है इफ एन एम्प्टी रेक्टेंगुलर वाटर टैंक दैट हैज द डायमेंशन ऑफ 100 सेंटीमीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स, रेक्टेंगुलर की बात कर रहा है। अच्छा भाई, तो कहता है कि भाई एक एम्प्टी रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जिसकी डायमेंशन 100 सेंटीमीटर है, फिर आगे 200 सेंटीमीटर है, और आगे कहते हैं 40 सेंटीमीटर इज टू बी फिल्ड बाय यूजिंग अ राइट सिलिंड्रिकल बकेट विद अ बेस रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर्स एंड अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर्स अप्रॉक्सिमेटली। हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर विल इट टेक टू फिल द टैंक। क्वेश्चन को मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ एन एम्प्टी रेक्टेंगुलर वाटर टैंक दैट हैज द डायमेंशन 100 सेंटीमीटर्स 20 सेंटीमीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर इज टू बी फिल्ड। ओके, यानी कि एक टैंक है, उस टैंक की डायमेंशन गिवन है 100 की, फिर 20 की, और 40 सेंटीमीटर उसमें पानी को भरना है, या 40 सेंटीमीटर उसमें भरा जाना है, is to be filled using a right cylindrical bucket with a base radius of 9 centimeters and the height of 20 centimeters. Approximately how many buckets of water will it take to fill the tank? Okay. यानी कि देखो भाई, इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नर्स के पास पेपर्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस बेतहाशा मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, अक्सर बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। आप अपने घर की जमीन की टंकी को कंसीडर करो, जो पानी की टंकी आ रही है रेक्टेंगुलर। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई देखो, इस टंकी के बारे में दो बातें कर रहा है। पहले नंबर के ऊपर इसकी डायमेंशंस का गिवन है 100 की और 20 की, यानी कि लेट्स सपोज इसकी लेंथ जो आ रही है ये 100 सेंटीमीटर की आ रही है, और इसकी जो हाइट आ रही है ये कितनी आ रही है आपके पास, 20 सेंटीमीटर की। और आगे वो कह रहे हैं कि भाई इसको भरना कितना है, आपने इस लेट्स सपोज इसको आपने 40 सेंटीमीटर्स तक का इसको फिलअप करना है। तो हम इसको भी रेक्टेंगुलर की जब हम इसको रेक्टेंगुलर की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, उसमें भी इसको भी हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, सही है ना। हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल रहे हैं, हम डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर टैंकी निकाल रहे हैं, जिसको हमने फिलअप करना है। कि भाई देखो, अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे आपसे कहता हूं कि मैं डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहता हूं, किस चीज की डायमेंशन, जो मेरे पास पानी का टैंक है उसकी डायमेंशन, तो वो किसके बराबर होगी। देखो सबसे पहले आपके पास इसकी क्या गिवन है डायमेंशन, 100 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ, 20 के साथ। और आपने इस टैंकी के अंदर पानी कितना फिलअप करना है, 40 सेंटीमीटर का पानी फिलअप करना है, 40 सेंटीमीटर का। तो उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा एक 40 के साथ और। तो यानी कि मेरे पास जो इस रेक्टेंगुलर टैंक की डायमेंशन आएगी वो किसके बराबर आएगी, 100 इंटू 20 इंटू 40। यानी कि आपके पास कितना वॉल्यूम बनेगा, हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 100 इंटू 20 इंटू 40, सही है ना। ओके अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सिंपल तरीके से यहां पे इसको मल्टीप्लाई करवाता हूं। तो भाई 4 टू जार क्या बन गया, 8 हो गया 4 टू जार, और कितने जीरोस आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो आ रहे हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से 4 जीरो आ गए। यानी कि मेरे पास इस टैंक की जो डायमेंशन आ गई वो किसके बराबर आ गई, वो आ गई मेरे पास 80,000 के बराबर। ओके, नो प्रॉब्लम, नो नथिंग टू वरी अबाउट। अब एग्जामिनर आगे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है, यानी कि तुम्हारे पास एक पानी का मग्गा है, जिसके से उठा उठा के तुम पानी इस टंकी में डालोगे। तो बताओ कितनी बाल्टियां लगेंगी या कितने मग्गे लगेंगे इस टंकी को फिल होने के अंदर। अच्छा भाई, अब पानी की आपके पास जो ये अल्लाह भला करे जो सिलेंडर गिवन है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। हमें पता है कि यार अगर मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना चाहूं, यानी कि जो बकेट आ रही है मेरे पास, उसके बारे में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, सिलेंड्रिकल बकेट है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, हमें ये बात मालूम है कि दुनिया में किसी भी सिलेंडर का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो भाई पाई आपके पास क्या होता है, 3.142, या फिर इसको आप 22 डिवाइडेड बाय 7 भी कह सकते हो। आर यानी कि रेडियस क्या गिवन है आपको, रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर का, तो यहां पे 9 आ गया, स्क्वायर का स्क्वायर। हाइट किसके बराबर गिवन है आपको, हाइट गिवन है 20 के बराबर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 के बराबर। 9 का स्क्वायर होता है 81 के बराबर, सही है। और डायरेक्टली सॉल्व कर लो, 22/7 का मतलब है 3.142 ही होता है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या आ गया, 20 का 20 एज इट इज। तो भाई 81 को अगर 20 से पहले आप मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा, आप सिंपल 81 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 2 1 2 और 8 2 16 और 0 का 0। तो ये क्या आ गया, ये यहाँ पे बच गया 3.142 मल्टीप्लाई बाय 81 को जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो 81 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर होता है किसके, 162 के, और एक 0 का 0 आ गया। अब फाइनली 3.14 को 1620 से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन कैलकुलेटर के बगैर सारी मैथ्स करनी है, तो भाई कैसे करोगे, 1620 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, 3.14 के साथ, सही है ना, 2 डिजिट तक बहुत है। सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 2 इज 8 एंड 4 6 इज 24 का 4 और 2 कैरी, 4 1 4 और 2 का इजाफा तो 6 बन गया। फिर क्रॉस का क्रॉस, 1 0 इज 0, 2 1 इज 2, 6 1 इज 6, और यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, 1 1 इज 1। फिर क्रॉस का क्रॉस
क्रॉस का क्रॉस, 3 जीरो जार इज 0, 3 टू जार इज 6, 3 6 जार इज 18 का 18 का 8 और एक कैरी, 3 1 जार 3 और एक का इजाफा, तो ये बन गया 4। तो ये क्या बन गया, 0 का 0, ये आ गया 8 का 8, ये आ गया 4 और 2 6, ये आ गया 6 और 6 12, 12 और 6 18 का 8 और एक कैरी, ये आ गया 8 और एक 9 और एक 10 का 0 और एक, तो ये आ गया 50868080। अब लास्ट के अंदर अपने डेसिमल्स को लगाओगे। हमने चूंकि 2 डिजिट पहले डेसिमल रखा था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 डिजिट पहले डेसिमल रख देंगे। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपने एंड से 2 डिजिट पहले डेसिमल रख दिया। तो यानी कि इसके पास, इसका मतलब क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर है, सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर है किसके, 4086.8 के। यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम ये आ रहा है। एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर देखो आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हारे पास एक एम्प्टी रेक्टेंगुलर वाटर टैंक था। चूंकि वाटर टैंक अभी एम्प्टी था, इसने साफ तौर पे कहा है वाटर टैंक के एम्प्टी है। तो हमने जो सबसे पहले डायमेंशंस निकाली एक वाटर टैंक की, वो कैसे निकाली, आपको टैंक के डायमेंशन क्या गिवन थी, 100 और 20 की, और चूंकि उसमें 40 सेंटीमीटर का पानी फिलअप करना है, तो हमने इसलिए 40 को भी मल्टीप्लाई करवाया। तो मेरे पास टैंक की डायमेंशन आ गई, यानी कि टैंक का रुकबा आ गया, जो रुकबा मुझे फिलअप करना है। टैंक की टोटल डायमेंशन और जितना पानी भरना है उसको मल्टीप्लाई करवा के ये टोटल रुकबा आ गया, जिसके अंदर मुझे पानी को फिलअप करना है। और इसी तरीके से जो पानी का मग्गा है, पानी की बाल्टी है जिसके जरिए मैं पानी डाल रहा हूं, उसका मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। यानी कि भाई वो कितना पानी कैरी कर सकती है, वो कितना क्या वॉल्यूम है उसका। अब आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो। जाहिर सी बात है, जब मैं इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करवाऊंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास नंबर ऑफ बकेट्स आ जाएंगी कि भाई कितनी बकेट्स लगेंगी पानी को फिलअप करने के अंदर। तो हम लोगों ने लास्ट में क्या करना है, सिंपल तरीके से ये जो आपके पास 80,000 आ रहा है, इसको आप डिवाइड करवा दोगे किसके ऊपर, 4086.8 के ऊपर। बेशक आप 0.8 को इग्नोर कर दो डायरेक्टली, ताकि आपका काम आसान हो जाए। आप डायरेक्टली इसको इस पर डिवाइड करवा दो। अब डिवाइड कैसे करवाओगे, बच्चे बेचारे कंफ्यूज, अरे भाई बेसिक मैथ्स है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंपल तरीके से यहां पे रखा 80,000 को ऊपर, सही है, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 5086। तो सबसे पहले देखो भाई, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 5,000, अगर मैं इसको 5,000 भी कंसीडर करता हूं तो यहाँ पे क्या है, ये 80,000 है ना। अगर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, आप अपनी चीज को और आसान रखो। ये देखो 80,000 है और ये 5086 है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहले 1 कंसीडर कर लेता हूँ। तो 1 कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5086, सही है। 8 में से 5 निकालोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 8 में से, पहले पहले इसको तरीके सिंप्लीफाई कर लो ना। कैसे कि देखो, सबसे पहले आप यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कैरी किया 10 बन गया, यहाँ पे 9 बन गया, यहाँ पे 9 बन गया, यहाँ पे 7 बन गया। 10 में से 6 को जब आप निकालते हो, माइनस करोगे 10 में से 6 को, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 9 में से 8 निकालोगे 1 बचेगा, 9 में से 0 जाएंगे 9 बचेगा। और 7 में से जब 5 को माइनस करोगे, तो 7 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ऑब्वियसली 2 बचेगा। और ये ऊपर वाला, चूंकि अब 2914 508 की छोटा नंबर है, तो ऊपर वाला 0 भी नीचे आ गया। अब ये क्या बन गया, 29,140। अब ये 5086 है। अब देखो ये मेंटल मैथ्स होती है, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज मालूम है, और वो क्या है कि भाई 5 5 क्या होता है, 5 5 25 होता है, सारे मानते हो ना। और 5 6 क्या होता है, 30 होगा। तो भाई मेरे पास 29 आ रहा है, तो अगर मैं 5 5 के ऊपर क्या मिलता है, 5 5 25 होता है। तो मैं काम क्यों नहीं करता, मैं डायरेक्टली 5086 को डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या बन जाएगा, 5 6 30 का 0 और 3 कैरी, 5 8 40 में 3 का इजाफा, तो 43 का 3 और 4 यहाँ पे, और ये 4 का 4 आ जाएगा, 5 5 25। तो भाई सिंपल तरीके से 50865 पे क्या मिल रहा है, 25430। तो यहाँ पे मैं 5 का 5 रखा मैंने, और 50865 पे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 25430। सिंप्लीफाई करवा लो, 0 का 0 आया। 4 में से 3 निकालोगे 1 बचेगा, एक कैरी गया 11, 11 में से अगर 4 निकालोगे तो क्या बचेगा, 11 में से 4 निकालोगे तो जाहिर सी बात है 7 बचेगा। और चूंकि आपने एक कैरी दिया था, तो 8 में से 5 निकालो, 8 में से जब कभी 5 निकालोगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 2 में से 2 गया, 0 बचेगा। यानी कि देखो अभी आपके पास 3710 आ रहा है, यानी कि 3710, जो कि 5,000 से कम का नंबर है। तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली नंबर छोटा हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा था अप्रोक्सीमेशन बताओ। तो यानी कि 15 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर है। तो 15 पॉइंट समथिंग के करीब तरीब नंबर कौन सा है, 15 पॉइंट से ऊपर का नंबर कौन सा आ रहा है, 16 आ रहा है। इसका मतलब इन टोटल 16 पानी की बाल्टियां लगेंगी इस टंकी को फिल करने में। कितनी बाल्टियां लगेंगी, 16 बकेट्स लगेंगी इस पानी के टैंक को फिल करने के अंदर। 15 पॉइंट समथिंग का आंसर मतलब क्या है, 15.6 होगा, 15.5 होगा। क्योंकि आपको नंबर्स बताने, एक प्रॉपर आपको नेचुरल नंबर बताना है जो कि एक प्रॉपर नंबर हो, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को हम राउंड अप कर देंगे। तो 15 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है, 16 बाल्टियां लगेंगी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन की लॉजिक को पिक करो। ये क्वेश्चन आपको नस के पास पेपर्स में बहुत मिलेगा। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन होता है वो आपके पास, जो है ना, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो भाई इसकी लॉजिक को पिक कर लो। लॉजिक क्या है, एग्जामिनर ने सिंपल तरीके से आपसे कहा था कि एम्प्टी रेक्टेंगुलर टैंक है, तो उसने आपको रेक्टेंगुलर टैंक की डायमेंशन बता दी, और साथ में उसने आपको ये बता दिया कि भाई ये जो पानी की टंकी है ना, ये पानी की टंकी आपने भरनी कितनी है, 40 सेंटीमीटर तक की। तो इसीलिए हमने जब टैंक की
डायमेंशन निकाली तो उसको एक साथ इंक्लूड कर दिया, ताकि मुझे जितनी पानी की टैंकी को फिलअप करना है मेरे पास टोटल डायमेंशन आ जाए। और फिर हमारे पास जो बाल्टी गिवन थी, आपको जो बकेट गिवन है, आपको उसका रेडियस भी गिवन है, उसकी हाइट भी गिवन है। तो आपने वॉल्यूम, चूंकि गवर्नमेंट ने बताया हुआ था कि वो सिलेंड्रिकल बकेट है, क्वेश्चन में जुमला लिखा हुआ है, तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो यहां से मैंने एक बकेट के अंदर कितना पानी आएगा मैंने वो निकाल लिया, एक बकेट में कितना पानी आएगा मैंने वो कैलकुलेट कर लिया। तो भाई टोटल टंकी का जो साइज है उसको मैंने पानी की बाल्टी के वॉल्यूम के साथ क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि भाई कितनी मुझे पानी की बाल्टियां चाहिए होंगी इस टंकी को फिल करने में। ये इस क्वेश्चन की लॉजिक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो आपको लाजमी तौर पर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सारा इज शेड्यूलिंग द फर्स्ट 4 periods ऑफ अ स्कूल डे। शी नीड्स टू फिल दोस पीरियड विद द कैलकुलस, आर्ट, लिटरेचर एंड फिजिक्स, यानी कि चारों अलग सब्जेक्ट्स हैं। एंड ईच ऑफ दीस कोर्सेज इज ऑफर्ड ड्यूरिंग ईच ऑफ द फर्स्ट 4 periods। हाउ मेनी डिफरेंट शेड्यूल्स कैन सारा चूज फ्रॉम। यानी कि देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि भाई ये खातून सारा है, एक स्कूल टीचर है, और इन साहिबा को क्या करना है, इन साहिबा को अपने स्कूल के अंदर में 4 पीरियड्स को अरेंज करना है। क्या करना है भैया, अरेंज करना है। और चारों पीरियड्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं। एक कैलकुलस का पीरियड है, एक आर्ट का पीरियड है, एक लिटरेचर का और एक फिजिक्स का है। ईच ऑफ दीज कोर्सेज ऑफर ड्यूरिंग ईच ऑफ द फर्स्ट 4 पीरियड, यानी कि सुबह के औकात के अंदर ही ये चारों डिफरेंट पीरियड्स ऑफर अप होते हैं। एग्जामिनर ने साफ तौर पर बताया हुआ, ईच ऑफ दीज कोर्सेज ऑफर ड्यूरिंग ईच ऑफ द फर्स्ट 4 पीरियड्स, यानी कि चारों पीरियड सुबह के औकात में 4 डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आपके पास आ रहे होते हैं। तो हाउ मेनी डिफरेंट शेड्यूल्स कैन सारा चूज फ्रॉम। अब देखो क्वेश्चन की लॉजिक से साफ तौर पर पता चल रहा है कि पीरियड क्या है, पीरियड एक लीनियर फॉर्मेट है। पीरियड क्या है कि भाई तुम्हारे पास 4 डिफरेंट कोर्सेज को आपको अरेंज करना है ना, तो कैसे करोगे, सिंपल तरीके से 4 फैक्टोरियल के ऊपर करोगे ना। आपकी लॉजिक क्या बनती है, n फैक्टोरियल की बनती है। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, कितने पीरियड्स हैं, 4 हैं, 4 कोर्सेज हैं, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 24 के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। भाई ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करवाए हुए अपनी क्लासेस के अंदर। सो भाई आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि डेली बेसिस के ऊपर आप जब अपनी नस की तैयारी कर रहे हैं तो इन लेक्चर सीरीज को लाजमी तौर पे लें। ये जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा ना भाई, इस प्लेलिस्ट को खुदारा लाजमी तौर पे कवर अप करो। नस के जितने पास्ट पेपर्स अवेलेबल है मैं उन सबको सॉल्व करवा रहा हूं इस प्लेलिस्ट के अंदर। ये बड़ी मेहनत से प्लेलिस्ट में डिजाइन कर रहा हूं, तो इस प्लेलिस्ट को लाजमी तौर पर डेली बेसिस के ऊपर कवर अप करो। सेकेंडली, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी आप प्रॉपर्ली कवर करना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर एक टेस्टिंग सिस्टम के साथ तमाम सब्जेक्ट्स को कवर अप करना चाहते हो, तो लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बनिए। न्यू बैच मेरा भी स्टार्ट हो रहा है। ना सिर्फ नस की इसकी तैयारी होगी, बल्कि नस के साथ आप पाकिस्तान की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होगे, चाहे वो फास्ट है, चाहे वो एनईडी है, चाहे वो मेरान है, चाहे वो यूईटी है, चाहे वो जीआईकेआई है, चाहे वो आपके पास लम्स है, चाहे वो कॉमसेट्स है, चाहे वो आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की टॉप की। तो इस बैच के अंदर इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी, तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा, चाहे वो बिजनेस की मैथ्स हो, चाहे वो एडवांस मैथ्स हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव मैथ्स हो, चाहे वो जनरल मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां पे केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो भी पढ़ाई जाती है, एनालिटिकल रीजनिंग आती है वो भी पढ़ाई जाएगी, आईक्यू आती है वो भी पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान की डेडिकेटेड फैकल्टी पढ़ाती है। बेटा ये मजाक नहीं होता कि एक एक इंसान, मुझे इतना अफसोस होता है, एक इंसान बैठ के बायो भी सॉल्व करवा रहा है माशाल्लाह से, केमिस्ट्री भी सॉल्व करवा रहा है, इंग्लिश भी सॉल्व करवा रहा है। भाई ये मजाक किया जा रहा होता है आपके साथ। तो भाई प्रॉपर डेडिकेटेड फैकल्टी होती है हमारे बैचेस में, याद रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यार एक ही बंदा सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे, ये पॉसिबल नहीं होता। एक प्रॉपर डेडिकेटेड फैकल्टी होती है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जो अपने अपनी डोमेन के अंदर बेस्ट टीचर्स होते हैं, जिन्होंने प्रोफेशनली दुनिया में कोई काम किया हुआ होता है। ऐसा नहीं पॉसिबल। क्वेश्चन आ रहा है, इसको मार्क कर लो जरा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, कुछ क्वेश्चन करवाने में मजा आता है। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर बड़ी मासूमाना अंदाज में कहता है कि भाई इन अ फिगर ए ई इज पैरेलल टू बी डी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी ई। यानी कि भाई एग्जामिनर साहब करवा रहे हैं, तुम्हारे पास जो है ना एक ट्राइंगल ये आ रहा है, ए सी और ई वाला, सही है। इसी ट्राइंगल में एक और ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, बी डी और सी वाला। आगे से एग्जामिनर मासूमाना अंदाज में कहता है कि भाई जो तुम्हारे पास फिगर है ना, इस फिगर के अंदर ए ई पैरेलल है बी डी के, यानी कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल एक तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। कि आपके पास जो भाई ए ई, ये जो आपके पास ए ई है साइड, ये बेसिकली क्या है, ये पैरेलल है किसके, बी इंटू डी वाली साइड के, यानी कि दो ट्राइंगल एक तरीके से आपस में क्या है, सिमेट्रिकल। एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है कि भाई तुम्हारे पास जो फिगर आ रही है इसमें साइड ए ई और बी डी आपस में पैरेलल है। तो भाई साइड ए डी और बी अगर आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सिमेट्रिकल फिगर आ रही है, और सिमेट्रिकल फिगर पे हमें पता है कि रेशियोज ऑफ द साइड क्या होते हैं, बराबर होती हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसको जरा समझिएगा गौर से। अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स गिवन है और दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो साइड्स हैं वो पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है, और सिमेट्रिकल फिगर के ऊपर रेशियोज क्या होती हैं, सिमिलर। इस लॉजिक को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट सपोज मैं कहता हूं मेरे पास एक ट्राइंगल ये आ रहा है और एक ट्राइंगल ये आ रहा है, तो मैं यहां पे आपके लिए अलग अलग जरा वैल्यूज लिख लेता हूं। मैं कहता हूं एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल
ट्राइंगल हमारे पास आ रहा है DEF वाला, सही है। अब एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर ये दो ट्राइंगल्स कैसे हैं, अगर ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो भाई सिमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, सिमेट्रिकल रेशियो जो होता है वो साइड्स का हमेशा आपस में बराबर होता है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास जो DE ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, इनका जो रेशियो होगा ना, DE रेशियो विद AB, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपके पास, मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड का जब रेशियो लूंगा तो ये बराबर होगा EF डिवाइडेड बाय BC के, और ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा इसके DF डिवाइडेड बाय AC के। तो ये सिमेट्रिकल रेशियोज का कॉन्सेप्ट कहलाता है कि भाई अगर दो साइड्स दो ट्राइंगल्स अगर आपस में क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं, तो सिमेट्रिकल रेशियोज हमेशा बराबर होंगे। तो अब इस लॉजिक को यहां पे जरा अप्लाई करो। आपके पास जरा गौर से देखिएगा, आपके पास एक ट्राइंगल जो आ रहा है ना, एक ट्राइंगल वो ये वाला आ रहा है, तो मैं जरा इसको इस तरीके से दिखाता हूं। एक ट्राइंगल आपके पास ये वाला आ रहा है, सही है, और एक ट्राइंगल हमारे पास आ रहा है ये वाला है। बात समझ पा रहे हो भाई, एक ट्राइंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला, क्लियर है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन ने मांगा हुआ क्या है, एग्जामिनर कह रहे हैं लेंथ बताइए डी से लेके ई तक की, तो मैं इसको कह देता हूं लेट सपोज ये एक्स के बराबर है, एक्स यूनिट्स के बराबर है। तो अब देखो अगर ये दो ट्राइंगल्स आपस में पैरेलल हैं, सिमिलर हैं, तो भाई मुझे ये बात मालूम है कि जो साइड ए बी है, यानी कि मेरे पास जो एक ट्राइंगल आ रहा है ये आ रहा है AEC वाला, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल आ रहा है BDC वाला, दूसरा ट्राइंगल आ रहा है BDC वाला। तो जो ट्राइंगल AEC जो है, इसमें जो ये वाली साइड है, तो इसका जो रेशियो होगा इस वाली साइड के ऊपर, यानी कि मेरे पास जो ये पहला वाला ट्राइंगल आ रहा है AEC वाला, इसकी जो ये वाली साइड है, और ये ट्राइंगल जो BDC आ रहा है इसकी ये वाली जो साइड है, इनका रेशियो क्या होगा। आपके पास ये दोनों ट्राइंगल जो आ रहे हैं, इसके आपने क्या करा, साइड्स का रेशियो लिया, और ये किसके बराबर होगा, किसी दूसरी साइड के रेशियो के। तो दूसरी साइड आप ये वाली नीचे वाली ले लो, तो मेरे पास देखो जो ट्राइंगल AEC है, ये कंप्लीट ट्राइंगल की साइड कौन सी है, नीचे वाली ये साइड है। देखो पर्पल से देखो मैंने शो भी करा हुआ है, जो ट्राइंगल AEC है इसकी कंप्लीट साइड की वैल्यू किसके बराबर है, यहां से लेके यहां तक की साइड अननोन है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, उसको मैंने x कह दिया, और यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है, 4 के। तो मैं कह सकता हूं कि ये है x प्लस का 4। और जो ट्राइंगल BDC है, इसके अंदर इस ट्राइंगल की ये वाली साइड किसके बराबर है, 4 यूनिट्स के। तो भाई इस तरीके से आपके पास सिमेट्रिकल रेशियोज ये बन गए कि भाई आपके दोनों साइड्स का रेशियो क्या ले लिया, आपस में बराबर होगा। क्योंकि अगर ट्राइंगल्स के अंदर साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है भाई, इसका मतलब क्या है कि आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल है तो सिमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने साइड्स का रेशियो क्या कर दिया, बराबर। कैसे बराबर किया, दोबारा समझ लो, मैंने यहां पे आपको बहुत कैटेगोरिकल वे में अलग अलग कलर से शो किया है कि देखो जो ट्राइंगल AEC था, इसकी पहले आपने ये वाली साइड ली, और ट्राइंगल BDC की आपने ये वाली साइड ली, इनका आपस में रेशियो लिया, ये बराबर होगा किसी दूसरी साइड के रेशियो के। दूसरी साइड हम लोगों ने फिर नीचे वाली लेनी क्योंकि वहां पे अननोन मौजूद था। तो अब ट्राइंगल AEC में से हमने जो नीचे वाली साइड है वो किसके बराबर है, x+4 के, उसका रेशियो ट्राइंगल BDC के नीचे वाली साइड के 4 के। तो 4 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे x+4 का x+4 सिंप्लीफाई करवा दो, 5 4 जार 20, नीचे 3 का 3, और x प्लस का 4 एडिट कैरेटिस प्लस का 4 जब यहाँ पर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू x। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करवा दो, यहाँ पे इस 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो क्या बन गया बेटा, x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3, माइनस का 4 3 जार 12 और 3 1 जार 3, दोनों के नीचे चूंकि सिमिलर वैल्यू आ गई है, तो 20 में से अगर 12 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 3 के, और 8 डिवाइडेड बाई 3 किसके बराबर होता है, इसको अगर चेक करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई करवा दो, 8 को अंदर रखो, 3 को बाहर रखो, 3 2 जार होता है 6 के बराबर। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास खाली 2 बचा। अब चूंकि 2 जो है 3 से छोटा नंबर है, डेसिमल लगाओगे तो 0 आ गया। 3 के टेबल के अंदर बेटा हमारे पास 20 कहां पर आता है, नहीं आता, छोटा नंबर क्या होता है, 3 6 जार 18, तो यानी कि मेरे पास 2.6 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर होगा 2.6 के बराबर का। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, इस तरह के ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट भी नस में पूछे जाते हैं, अक्सर बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं भाई, इसमें ब्लैंक होने वाली चीज नहीं है। ये नस बिन स्कूल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नस इंजीनियरिंग में भी आते हैं, नथिंग टू वेरी अबाउट हियर। आपके पास अगर लॉजिक है, आपके पास बेसिक, अगर आपने ज्योमेट्री के थ्योरम्स वगैरह बचपन से पढ़े हुए हैं तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें भाई, ज्योमेट्री के अंदर ही, कोऑर्डिनेट के अंदर और नॉर्मल ज्योमेट्री के अंदर चीजें आप लोगों को सारी की सारी देख रहे हो तो आप शुरू से लेकर आज तक, तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को कवर अप कर लो तो आगे आगे अगर कोई क्वेश्चन है तो इजीली उसको सिंप्लीफाई कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है किसके बराबर, इफ अ फंक्शन इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4 व्हाट इज द डोमेन। अब देखो डोमेन कहते हैं किसे, इस लॉजिक को भी जरा पिक कर लो मेरे प्यारे शागिर्दों। डोमेन कहा जाता है इनपुट को, डोमेन किसको कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा डोमेन के बेसिक मायने होते हैं इनपुट, सही है ना। और आपके पास कभी भी अगर रेंज का लफ्ज आ जाए तो रेंज कहते हैं आउटपुट को, डोमेन कहते हैं किसको, इनपुट को, और रेंज किसको कहते हैं, आउटपुट को। एक बेसिक सी मिसाल देता हूं आपको, आप अपनी गाड़ी के अंदर या बाइक के अंदर जो पेट्रोल डलवाते
होते हैं वो आपकी डोमेन है, यानी कि इनपुट है। और जो आपकी बाइक आपको आउटपुट देती है, जो आपकी फराटे भरती हुई सड़कों पे चलती है, गाड़ी आपकी फराटे भरती हुई सड़कों पे चलती है, वो आपकी रेंज होती है, वो आपका आउटपुट होता है। तो एग्जामिनर कभी भी किसी फंक्शन में आपसे डोमेन पूछे ना, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, वो तमाम पॉसिबल वैल्यू जो अपने इनपुट के तौर पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल बाइक के केस के अंदर आपकी डोमेन क्या होती है, पेट्रोल होती है, हाई ऑक्टेन पेट्रोल होगा, है भाई, हाई ऑक्टेन पेट्रोल होगा, नॉर्मल सी बात है। तो आपके पास पानी नहीं हो सकता है भाई, डोमेन क्या होगी आपकी बाइक की, पानी कभी नहीं हो सकती है। आपके पास कभी भी मेरिंडा नहीं हो सकती, कोक नहीं हो सकती। तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट जो आप डाल सकते हो। तो भाई अगर एग्जामिनर कभी भी किसी फंक्शन में आपसे डोमेन पूछता है, इसका मतलब होता है क्या वैल्यू आप डाल सकते हो और क्या नहीं डाल सकते, आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो, हमेशा याद रखिएगा, अगर स्क्वायर रूट का फंक्शन आ जाए तो स्क्वायर रूट की डोमेन हर चीज हो सकती है सिवाय रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू। यानी कि भाई वो तमाम वैल्यू जो रूट के अंदर नेगेटिव का वन लेकर आ जाए, नेगेटिव की कोई वैल्यू लेकर आ जाए, तो वहां पे स्क्वायर रूट का फंक्शन अनसेटिस्फाई हो जाता है। तो ये कभी भी डोमेन नहीं हो सकती, इसके अलावा हर चीज होगी, है भाई, नॉर्मल सी बात है ना। अगर आप कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर जीरो डाल दो, काबिले कबूल है, अंडर रूट जीरो जीरो के बराबर होता है। आप रूट टू डाल दो, काबिले कबूल है, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। मगर कभी भी रूट में अगर नेगेटिव की वैल्यू डालोगे ना, तो हमेशा रूट क्या हो जाएगा, अनसेटिस्फाई, क्योंकि आयोटा बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली अगर आपके पास डिवीजन का फंक्शन आ रहा है, अगर आपके पास डिवीजन का फंक्शन आ रहा है, तो डिवीजन कब अनसेटिस्फाई होता है, डिवीजन कब सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता, जब कभी डिवीजन में जीरो आ जाए। तो डिवीजन की फंक्शन की डोमेन क्या नहीं हो सकती, कभी भी जीरो, ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जिसके ऊपर जीरो फॉर्म हो जाए। ये बेसिक चीजें होती हैं, इनका आपको बड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ये बड़े फेमस क्वेश्चन होते हैं कि भाई आपके पास स्क्वायर रूट का टर्म गिवन है या आपके पास डिवीजन का फंक्शन गिवन है, तो याद रखिएगा स्क्वायर रूट के फंक्शन के लिए कब आपकी डोमेन नहीं होगी, जब आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव की कोई वैल्यू फॉर्म हो जाए। आप कोई ऐसा नंबर डालो जिसमें रूट के अंदर क्या हो जाए, नेगेटिव की वैल्यू आ जाए। और आपके पास अगर डिवीजन का फंक्शन आ रहा है तो उसकी क्या डोमेन नहीं हो सकती, कि भाई अगर डिवीजन में कोई ऐसा नंबर मैं रख दूं जिसकी वजह से जीरो बन जाए, तो ये डोमेन नहीं हो सकती। उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ये तो फंकारी कर रहा है, कहते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का फोर, कहता है क्या तुम्हारी डोमेन होगी यहाँ पे। अब देखो ऑल रियल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ऑल रियल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे। अब आप खुद सोचो, अगर मैं यहां पे क्या डाल दूं, अगर मैं यहां पे डाल दूं लेट सपोज मैं क्या डाल दूं, भाई मैं डालता हूं यहां पे, अल्लाह भला करे, मैं यहां पे जीरो डाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल जीरो डाल देता हूं। तो भाई जीरो डालना मसला नहीं है, मगर जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो बनेगा, और जीरो माइनस का फोर, रूट में नेगेटिव फोर आ जाएगा। तो इसका मतलब जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यानी कि जीरो भी तो रियल नंबर्स में काउंट होता है, इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स तो नहीं है आंसर। ओके, अच्छा, चलो मैं कुछ और डाल के चेक करता हूं। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे वन डाल दूं, तो अगेन वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस का फोर, तो ये तो रूट के अंदर क्या बन जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव का थ्री आ जाएगा। यानी कि मैं वन भी नहीं डाल सकता, वन भी इसके डोमेन में काउंट नहीं होता। अच्छा, अगर टू डालूंगा तो टू का स्क्वायर क्या बनेगा, फोर, यानी कि टू काउंट हो सकता है। अगर मैं एक्स की जगह पे टू डालता हूं तो टू का स्क्वायर फोर, तो फोर माइनस का फोर, अंडर रूट जीरो, ये काबिल कबूल है, यानी कि सही है, टू डाल सकते हैं। ओके, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अगर मैं चलो नेगेटिव का वन डाल दूं, तो नेगेटिव वन का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस का वन, तो वन माइनस का फोर, अगेन रूट में नेगेटिव थ्री बनेगा, यानी कि नेगेटिव का वन भी नहीं डाल सकते आप। इसका मतलब ये भी अनसेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो आपके करेक्ट आंसर्स क्या होंगे। हमारे करेक्ट आंसर्स क्या होंगे, हमारे करेक्ट आंसर्स होंगे सिंपल तरीके से कि भाई मैं यहां पे या तो टू से बड़ा कोई टू या टू से बड़ा कोई नंबर डालूं। अगर मैं टू डालता हूं या टू से बड़ा कोई नंबर डालता हूं, वो काबिल कबूल है, मसला नहीं है। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव का टू या उससे छोटा कोई नंबर डालता हूं, नेगेटिव के अंदर आप जितना आगे जाते हो नंबर उतना छोटा हो जाता है। एक तो अक्सर बच्चों को ये समझ में नहीं आता, सर नेगेटिव टू से छोटा तो नेगेटिव वन होगा ना, अरे नहीं भाई, नेगेटिव के अंदर आप जितना आगे जाते हो नंबर आपका उतना छोटा हो जाता है, सही है ना। नेगेटिव, लेट सपोज कहीं पे नेगेटिव फोर लिखा हुआ और नेगेटिव सेवन लिखा हुआ, छोटा नंबर कौन सा है, नेगेटिव का सेवन छोटा नंबर है। बेसिक नॉलेज है भाई ये। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव का टू डालूं या उससे बड़ा कोई नंबर डालूं, वो भी काबिल कबूल होगा। तो इसीलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव टू या उससे छोटा कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर एक्स की वैल्यू प्लस का टू या उससे बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि नेगेटिव वन, प्लस का वन और जीरो खाली इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बाकी तमाम वैल्यूज क्या कर रही है, सेटिस्फाई। अब कोई बच्चा बोले सर ये जीरो यहाँ पे भी तो आ रहा है, अरे भाई ये सॉल्व करने पे आ रहा है, आप डायरेक्टली एक्स जगह पे जीरो नहीं डाल सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो हो गया, वन हो गया, नेगेटिव वन हो गया। जब इनको आप एक्स की जगह पे डालोगे ना, तो ओवरऑल रूट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव की वैल्यू। दैट्स द रीजन कि ये आपके डोमेन में काउंट नहीं हो रहे, उसके अलावा बाकी वैल्यूज काउंट हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया। बताओ भाई क्या मुश्किल बात है, आप बोलोगे इजी है, अरे भाई इजी नहीं है, इजी बनाया गया है इसको, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस 1,1, 3,1 एंड 5,7। चलो भाई जो काम कर रहे हो सब छोड़ दो, आओ एक शॉर्टकट सिखाता हूं। इस शॉर्टकट का नाम है मैथफ्लिक्स शॉर्टकट। इस शॉर्टकट का नाम क्या है भैया, इस शॉर्टकट का नाम है मैथफ्लिक्स शॉर्टकट। अपने पास जल्दी से जरा नोट डाउन करो इस शॉर्टकट को, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट कॉन्सेप्ट, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट शॉर्टकट। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस 1,1, 3,1 एंड 5,7। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है।
एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि भाई आप इसका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, वो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। बट इसको अगर आप मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो और मैं इसकी शॉर्टकट सिखाता हूँ। सिंपल तरीके से आपने शॉर्टकट में करना क्या है, आपको कभी भी ट्राइंगल के अगर तीनों वर्टिसेस गिवन है, आपने पहले वाले वर्टेक्स को लिखना है, फिर आपने दूसरे वाले वर्टेक्स को लिखना है, फिर आपने तीसरे वाले वर्टेक्स को लिखना है, और आखिर में अपने पहले वाले वर्टेक्स को एज इट इज कॉपी डाउन कर देना है। कर दिया? मैंने कोई मुश्किल काम किया यहाँ पे? मुझे खुद बताओ। आपने पहले वाले वर्टेक्स को लिखा, फिर दूसरे को लिखा, फिर तीसरे को लिखा, और एंड में पहले वाले को दोबारा से कॉपी कर दिया। अब क्या करोगे? अब देखो मैं जरा सिंबल्स बना रहा हूँ। आपने इस तरीके से लाइनें बनानी, बचपन में बनाते थे ना लाइनें, तो इस तरीके से लाइनें बना दो यार, ये कितने मजे का गेम है। लाइनें बना दी आपने सिंपल तरीके, पहले वाले को दूसरी, दूसरे वाले को तीसरी, तीसरे वाले को चौथी। सही है। अब क्या करोगे? अब सिंपल तरीके से डिवीजन का सिंबल लगाओ, डिवीजन का सिंबल लगाओ, नीचे रखो 2। अब इन लाइनों को मल्टीप्लाई करवाओ। 1 1 जार क्या हो जाएगा? 1 के बराबर, प्लस का साइन। 3 7 जार क्या होता है? 7 इंटू 3 21 के बराबर, फिर प्लस का साइन। 5 1 जार 5 का 5। तो आपने सिंपल तरीके से इनको डायगनली मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में लगाओ माइनस का साइन। अब क्या करोगे बेटा? अब सिंपल तरीके से इस इन वाले एलिमेंट्स के ऊपर लाइनें बनाओ। ये वाले जो एलिमेंट्स थे, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, इनके ऊपर लाइनें बनाओ। अब ब्लू वालों को मल्टीप्लाई करवाओ। तो भाई 3 1 जार 3, प्लस का साइन, 5 1 जार 5, फिर प्लस का साइन, 7 1 जार 7। तो क्या बन गया? 21 में 5 को डालोगे, 21 और 5 26, 26 और 1 क्या बन गया? 27 बन गया ना बेटा। माइनस का साइन। 7 और 3 10, 10 और 5 होता है 15, नीचे डिवीजन में 2 का 2। 27 में से अगर आप 15 को माइनस करोगे तो 27 माइनस का 15 किसके बराबर होगा? नॉर्मल सी मैथ्स है भाई। 27 में से अगर मैं किसको माइनस करता हूं? 15 को, तो ये आ जाएगा सिंपल तरीके से 12 के बराबर, और नीचे 2 का 2, तो 2 1 जार 2 और 2 6 जार इज 12। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 6 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर, या 6 यूनिट्स के बराबर। तो आपका आंसर क्या आ गया? 6 के बराबर। बताओ कहीं से लगा तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया है? ये तो हमने गेम गेम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है भाई। बताओ बात समझ में आती है कि नहीं आती? क्या काम करा? दोबारा पहले स्टेप को समझो कि देखो भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर जो भी आपका पहला वर्टेक्स आ रहा है उसको लिखा, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, फिर जो जो भी फर्स्ट वर्टेक्स आ रहा था उसको एडिट कॉपी डाउन कर दिया। उसके बाद आपने पहले ये आपने डायगनली लाइंस क्रिएट करी, डायगनली लाइंस क्रिएट करी, इन येलो वाली लाइंस को मल्टीप्लाई करवा दिया। 1 1 जार 1, प्लस का साइन, 3 7 21, फिर 5 1 जार 5। सही है। फिर माइनस का साइन, ये आपके शॉर्टकट का माइनस है। देन फिर नॉन डायगनली आपने लाइंस क्रिएट करी और नॉन डायगनल एलिमेंट्स को प्लस मल्टीप्लाई करवा के एड अप करवा दिया। सिंपलीफाई करवाओगे, आंसर आ जाएगा। भाई इस शॉर्टकट का नाम है मैथफ्लिक्स शॉर्टकट। बड़े से बड़े किसी कोचिंग में बैठे होगे ना, जाके अपने दोस्तों से पूछना कि आपको ये ट्रिक आती है, लाजमी तौर के ऊपर। अगर आप लोग 60,000 वाले किसी बेकार कोचिंग में बैठे हुए तो अपने दोस्तों से लाजमी पूछिएगा कि आपको आपकी टीचर ने ट्रिक सिखाई है। अगर नहीं सिखाई भी तो उनको बताइएगा सर हाशिम कह रहे थे कोचिंग बेकार है भाई, कोचिंग किसी काम का नहीं है। सही है ना? तो भाई उनको फिर चैनल का भी बताइएगा और बैच का भी बताइएगा कि सर हाशिम का न्यू बैच कब स्टार्ट हो रहा है। सर हाशिम का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 23 से, जिसके अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी ना सिर्फ कवर करवाई जाएगी बल्कि तमाम के तमाम पास पेपर्स क्लासेस में कवर करवाए जाएंगे, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं पूरे पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगा जो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह अपने बैचेस में प्रोवाइड करता हूं। और अगर आपको लगता है कि कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिल रही तो आप मुझसे वो कहेंगे तो आपको वो भी इंशाल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटीज के ऊपर। अगेन इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। नस के अंदर इक्वालिटी आती है भाई। एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज इक्विवेलेंट टू -2x + 5, और आपके पास आगे कह रहा है लेसर देन -4। इसको सॉल्व करवा लो भाई। इनइक्वालिटीज में पता नहीं बच्चे प्रॉब्लम क्यों करते हैं, हालांकि मजे का टॉपिक होता है यार। देखो भाई इसको ओपन कैसे करवाओगे? नेगेटिव का 2 आ रहा है और आगे ब्रैकेट के अंदर आ रहा है x प्लस का 5। सही है। यहां पे लेसर देन का सिंबल, आगे आ रहा है -4। अब देखो मैं सिंपल तरीके सबसे पहले तो इस -2 को जब दूसरी तरफ भेजूंगा तो -2 यहां पे अभी क्या हो रहा है? यहां पे देखो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप दो तरीके हैं, अगर तो ये डायरेक्टली -2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवाओगे ना, हमेशा याद रखिएगा, इसको कहीं पे मार्क कर लो। अगर कभी भी इनइक्वालिटी के अंदर, अगर कभी भी इनइक्वालिटी के अंदर आप माइनस के साइन से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करवाते हैं तो हमेशा इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करवाता, मैं डायरेक्टली ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं। तो ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 2x और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव का 5 2 10। सही है। मैंने आपसे क्या कहा? कभी भी इनइक्वालिटी के अंदर अगर आप नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ भिजवाते हो या मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हो नेगेटिव साइन के साथ दूसरी तरफ जाके, तो हमेशा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर लेट सपोज मैं -2, चलो मैं इसको दूसरे तरीके से भी करवा दूंगा, पहले इस तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, नेगेटिव का 2x यहां पे क्या है आपके पास, और माइनस का 10 है, और फिर लेसर देन इक्वल -4। तो माइनस का 10 को वहां भेजो तो क्या बन जाएगा?
प्लस का 10 बन जाएगा, तो ये बन गया माइनस का 4 प्लस का 10। और मुझे पता है कि सिंपल तरीके से माइनस का 4 प्लस का 10 किसके बराबर होता है? अरे भाई माइनस का 4 प्लस का 10 ये हो जाएगा प्लस का 6 के बराबर। अब देखो नेगेटिव का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे जाके डिवाइड करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो अब जरा गौर से बात समझना। जब मैं इस नेगेटिव को 2 को वहां पे जाके डिवाइड करवाऊंगा ना, तो ये जो इनइक्वालिटी है इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बन जाएगा एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ये 6 डिवाइडेड बाय -2 किसके बराबर आ गया, -3 के। यानी कि एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -3 आ रही है। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप चाहो तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करवा सकता हूं, आप बोलो, चलो मैं करवा देता हूं, कोई मसला नहीं है। तो भाई देखो अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करते तो -2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है डायरेक्टली वहां पे जाके डिवाइड हो जाता, तो क्या बन जाता, ये बन जाता x प्लस का 5। और अभी देखो यहाँ पे पहले से -4 था, मगर चूंकि जब मैंने -2 को यहाँ पे जाके डिवाइड करवाऊंगा -2 को, तो याद रखिएगा इनइक्वालिटी का साइन हमेशा कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्या बन गया, ये बन गया x प्लस का 5 ग्रेटर देन -4 डिवाइडेड बाय -2। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 के बराबर होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 के बराबर होगा। प्लस के 5 को दूसरी तरफ भेजोगे नेगेटिव का 5 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का 5, यानी कि सिंपल तरीके से 2 में से 5 निकालोगे नेगेटिव का 3। तो यहाँ से भी आपका वही आंसर आ रहा है इस तरीके। तो बेटा देखो इस तरीके से फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस पैटर्न से भी करोगे आंसर वही आएगा। तो भाई आपने कोशिश क्या करनी है, आपने कोशिश ये करनी है कि लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनिए, बैच में तमाम की तमाम बातें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है if iota is equal to under root -1, for which of the following values of n does iota power n plus negative iota power n have a positive value? Okay, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर आयोटा बराबर होता है अंडर रूट के अंदर किसके, -1 के बराबर। तो बताइए अगर मैं आयोटा की पावर n करता हूं फिर नेगेटिव का आयोटा की होल पावर में, सॉरी 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 सॉरी, आगे कह रहा है आयोटा की पावर n प्लस का नेगेटिव आयोटा की होल पावर n करता हूं, तो बताइए इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो किसके सूरत के अंदर जो आंसर मुझे मिलेगा ना वो आंसर पॉजिटिव में होगा, वो आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव का। यानी कि एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अगर आयोटा बराबर होता है √-1 के, तो बताओ इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी वैल्यू अगर मैं n की जगह पे डालता हूं कि जब मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं तो आंसर पॉजिटिव का आएगा। तो भाई एक चीज तो यहां पे बहुत सिंपल है, और वो आपको पता है क्या है, वो आपके पास ये चीज है कि हमें ये बात मालूम है, हमें दुनिया में ये बात मालूम है कि भाई देखो आपके पास जो इवन पावर्स होती है ना वो हमेशा ओवरऑल नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है। ये तो हम सबको पता है ना बेटा कि दुनिया के अंदर जो इवन पावर्स होती हैं, अगर पावर आपकी इवन होगी तो अंदर वाले नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी, वाइल अगर पावर ऑड होगी तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। तो मैं ऑड पावर्स को जरा निगलेक्ट कर देता हूं फिलहाल के लिए, मैं ऑड पावर्स को, मैं पहली वाली जरा इवन पावर उठाता हूं, पावर 24 रखता हूं जरा। तो अगर मैं आयोटा की पावर 24 रखूं प्लस का नेगेटिव आयोटा की पावर में 24 रखूं, चेक करते हैं क्या मिलता है। भाई आयोटा की पावर 24 का मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर होल पावर में आ जाएगा सिंपल 12 का 12, फिर प्लस का साइन नेगेटिव का आयोटा एज इट इज। और अगेन यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन अगर मैं करूँ तो ब्रेक डाउन कैसे करूंगा भाई, सिंपल तरीके से अगेन यहाँ पे भी ये स्क्वायर मैंने आयोटा पे भेज दिया और बाहर 12 का 12। ओके, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है हम सबको पता है -1 के, बाहर पावर में आ गया 12, यहाँ पे आ गया देखो नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर, अगेन आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो नेगेटिव नेगेटिव +1 हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 बन गया और होल पावर में 12। तो नेगेटिव आयोटा की पावर 12, तो सॉरी -1 की पावर 12, तो ये आ जाएगा +1, और +1 की पावर 12 ये भी आ जाएगा प्लस का 1, तो 1 प्लस का 1 2, यानी कि मेरा करेक्ट आंसर 2 के बराबर आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि देखो इसका मतलब क्या है कि जब आपने पावर के अंदर 24 को रखा, जब आपने पावर में किसको रखा 24 को, तो आपको ओवरऑल जो आंसर मिल रहा है वो पॉजिटिव का मिल रहा है। इसका मतलब करेक्ट पावर किसके बराबर होगी 24 के, यानी कि इसका मतलब क्या, करेक्ट आंसर किसके बराबर है 24 के बराबर है। क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, डेट्स द लॉजिक। क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 माइनस का cos x बिटवीन 0 एंड 2 पाई इज डैश। यानी कि देखो एग्जामिनर कह रहा है तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है 1 माइनस का cos x, यानी कि आपका फंक्शन क्या आ रहा है जरा गौर से देखो, मेरे पास फंक्शन आ रहा है fx इज इक्वल टू 1 माइनस का cos x, और एग्जामिनर कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू बताओ इस फंक्शन के ऊपर क्या अचीव होगी अगर तुम्हारे पास 0 से लेके 2 पाई के दरमियान का एंगल है। सही, अगर मेरे पास 0 से लेके 2 पाई के दरमियान का एंगल है, 0 का मतलब 0 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, यानी कि एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास 0 से लेके 2 पाई के दरमियान का एंगल है, यानी कि x का इंटरवल कहां का है, यानी कि जो x की वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल है आपके पास 0 के, और लेसर देन इक्वल है किसके, लेसर देन इक्वल है 2 पाई के। तो एग्जामिनर कह रहे हैं 0 से लेके 2 पाई के दरमियान आपके पास क्या मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो सकती है। अब देखो मुझे ये बात मालूम है कि cos x की रेंज क्या होती है, भाई cos x की जो रेंज होती है हमारे पास दुनिया भर के अंदर किसी भी कॉस के फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो होती है -1 से लेके +1 के दरमियान ना, नॉर्मल सी बात है cos x की रेंज क्या होती है -1 से लेके +1 के दरमियान में। तो भाई अगर मैं सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करूं कैसे,
कि मुझे फंक्शन जो गिवन है मैं उसमें एक दफा प्लस की वैल्यू डालूंगा, एक दफा नेगेटिव वन की वैल्यू डालूंगा, तो आंसर पता चल जाएगा भाई मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी। तो एफ एक्स की वैल्यू अगर मैं लेट सपोज 0 डिग्री डालता हूँ या फिर 2 पाई डालता हूँ, दोनों सूरतों में क्या होता है, प्लस का वन होता है। तो ये क्या बन जाएगा, वन माइनस का कॉस, और यहाँ पे अगर मैं या तो 0 डिग्री डालूं या फिर मैं 2 पाई डालूं, दोनों सूरतों के अंदर क्या बनेगा, पॉजिटिव का वन बनेगा। तो क्या बन गया, वन माइनस का वन, ये तो जीरो आ गया, यानी कि एक एफ एक्स की वैल्यू आ रही है जीरो के बराबर। वाइल ऑन दी अदर एंड, चूंकि एग्जामिनर ने कहा था 0 से लेके 2 पाई, तो भाई जाहिर सी बात है 0 से लेके 2 पाई के दरमियान में आपके पास सिंपल तरीके से पाई भी एग्जिस्ट करेगा। पाई का मतलब 180 होता है, तभी तो कॉस की एक रेंज क्या होती है, -1 से लेके +1 के दरमियान होती है, -1 भी उसकी वैल्यू है। तो अब की बारी में क्या हो जाएगा, अब की बारी में अगर मैं यहाँ पे पाई का एंगल डालता हूं, अगर मैं एक्स की जगह पे पाई का एंगल डालता हूं, तो उस सूरत में क्या बनेगा, उस सूरत के अंदर जाहिर सी बात है मेरे पास ये क्या हो जाएगा, वन माइनस का कॉस पाए, और कॉस पाए का मतलब क्या है, नेगेटिव का वन, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, प्लस का वन, तो वन प्लस का वन ये आ जाएगा 2 के बराबर। यानी कि देखो अगर मेरे पास 0 से लेके 2 पाई के दरमियान मुझे इस फंक्शन के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर, क्योंकि फंक्शन क्या गिवन है, वन माइनस का कॉस एक्स। तो वन माइनस कॉस एक्स के ऊपर अगर एंगल आपको कॉस का 0 से लेके 2 पाई का गिवन है, तो मुझे पता है कॉस की रेंज क्या होती है, -1 से लेके +1। तो अगर मैं प्लस के वन की वैल्यू डालूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, फंक्शन का जीरो। बट अगर मैं आपके पास रेंज की नेगेटिव वैल्यू डालूंगा, यानी कि मैं अगर cos x की जगह पे -1 रखूंगा, क्योंकि देखो cos आपके पास 0 से लेके 2 पाई के ऊपर पाई का एंगल भी तो एग्जिस्ट करेगा ना, तो cos पाई किसके बराबर होता है, cos 180 बराबर होता है -1 के, तो वन माइनस माइनस क्या बन जाएगा, तो इस फंक्शन की वैल्यू आपको 2 के बराबर मिल जाएगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है, प्लस के 2 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आपको इस कंप्लीट फंक्शन पे क्या मिल रही है, 2 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल तरीके से आंसर है, इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया, दैट्स द लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, एग्जामिनर कहता है कि भाई इन अ फिगर इफ y इज ग्रेटर देन 60 डिग्री, यानी कि तुम्हारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री, और यहां पे देखो आगे आपको a डिग्री गिवन है जो एक्सटर्नल एंगल है। एग्जामिनर कह रहा है कि अगर साइड AB और BC आपस में बराबर है, यानी कि जो साइड AB है और साइड जो BC है ये आपस में कैसी है, बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब देखो दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, पहले नंबर के ऊपर हमेशा याद रखिएगा दुनिया में कोई भी ट्राइंगल हो उसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं ना उन सबका सम मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। दुनिया में कोई भी ट्राइंगल हो उस ट्राइंगल के जितने भी आपके एंगल्स होंगे इंटरनली उन सबका सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर दुनिया में किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं तो लाजिम है कि वो दो एंगल्स भी बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास साइड ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो बेटा इनके एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में हमेशा बराबर होंगे। या फिर फॉर एग्जांपल इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर दुनिया के अंदर मेरे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो लाजिम है कि भाई इसका और इसका एंगल भी क्या होगा, हमेशा आपस में बराबर। ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं ट्राइंगल्स की। तो भाई दो चीजें आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मालूम होनी चाहिए, पहले कि भाई किसी भी ट्राइंगल के अंदर तमाम इंटरनल एंगल का सम बराबर होता है 180 डिग्री के। दूसरी बात, अगर ट्राइंगल के अंदर कोई दो साइड्स बराबर है तो उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी बराबर होंगे। तो भाई ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो x अगर साइड AB और साइड BC आपस में बराबर है तो साइड AB का जो एंगल है वो किस क्या है, x डिग्री, यानी कि साइड AB का जो एंगल आ गया वो ये वाला आ गया और साइड BC का जो एंगल है वो ये वाला हो गया, क्योंकि हर एंगल की सामने वाली साइड होती है ना उसकी। तो भाई यानी कि ये दो एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये दो साइड्स बराबर हैं तो इनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी बराबर होंगे। अब एग्जामिनर कह रहा है कि अगर ये वाला एंगल ग्रेटर देन 60 है तो कौन सी कंडीशन हमेशा करेक्ट होगी, a प्लस वाई बराबर है 180 के। ओके, a प्लस वाई बराबर है 180 के, नहीं, क्योंकि देखो a कौन सा एंगल है, a ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल कैसे निकाला जाएगा, मुझे पता है एक स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल होता है 180 डिग्री का। तो अगर मुझे a का एंगल निकालना है तो a का एंगल क्या होगा, ए का एंगल बराबर होगा सिंपल तरीके से, अगर मैं 180 में से इतना एंगल माइनस कर दूं 180 में से z डिग्री को, तो भाई इनका तो कोई रिलेशन आपको गिवन ही नहीं है। एग्जामिनर कह रहा है कि a प्लस वाई बराबर होगा 180 के, नहीं जरूरी नहीं है भाई, आप खुद लॉजिकली सोचो ना। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो a का एंगल हो और वो y का एंगल है, इनका सम a प्लस वाई बराबर हो 180 के, नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो y अगर ग्रेटर देन 60 है तो लेट सपोज y 70 है तो बाकी दोनों जो होने चाहिए वो आपस में बराबर होने चाहिए और इन तीनों का सम फिर 180 होना चाहिए। तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो डायरेक्टली 180 नहीं हो सकते ना, ये एंगल इतना बड़ा थोड़ी होगा, ये डायरेक्टली इतना बड़ा थोड़ी होगा। आप अगर लॉजिकली भी सोचो, आप खुद लॉजिकली सोचो कि लेट सपोज मैं कहता हूं कि चलो मैंने कहा कि क्या क्या है भाई, y का जो ग्रेटर देन y जो है आपके पास ग्रेटर देन 60 है ना, तो लेट सपोज 70 है, तो ये वाले दो इंटरनल एंगल्स क्या होंगे, 180 से छोटे होंगे, तो किसके बराबर होंगे, 180 में से अगर मैं 70 को माइनस करता हूं तो 110 होंगे, और 110 को अगर मैं दो पे डिवाइड करता हूं तो लेट सपोज ये भी 55 होगा और फिर ये भी 55 होगा। सही है ना, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर तमाम इंटरनल एंगल से सम बराबर होते हैं 180 के। तो अगर ये
ग्रेटर देन 60 है, तो लेट्स सपोज 70 है, तो ये दोनों क्या होंगे 55 55 के। तो एग्जामिनर कह रहा है पहले ऑप्शन के अंदर a प्लस वाई बराबर है 180 के, तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो a किसके बराबर होगा, फिर a बराबर होगा 180 में से 55 को माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो जाहिर सी बात है 90 से भी छोटी होगी ना, जो भी वैल्यू आएगी। अब खुद देखो अगर मैं 180 में से 55 को माइनस करता हूं तो ये तो 125 आएगा। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 125 क्या प्लस का 70, 180 बनेगा, कभी भी नहीं फॉर्म होगा, कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट गलत है। क्या y ग्रेटर देन z होगा? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि 60 से बड़ा है ना। क्योंकि भाई देखो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें तमाम एंगल्स किसके बराबर होते हैं, 60 60 60 के, क्योंकि तभी तो आपके पास तीनों एंगल से सम 180 बनेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट होती है एंगल्स की 60 की होती है। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है तो वहां पे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 60 के बराबर होते हैं, क्योंकि उसी सूरत के अंदर आपके तमाम एंगल्स का सम क्या बनेगा, 180 बनेगा। तो एग्जामिनर कह रहा है वाई ग्रेटर देन जेड, तो हाँ नॉर्मल सी बात है, अगर वाई की वैल्यू 60 से बड़ी है तो ऑब्वियसली बात है वाई जेड से बड़ा होगा। ए जो होगा ये वाई प्लस जेड के बराबर होगा, है वाई प्लस जेड के, यानी कि जो एक है ना, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये बराबर है किसके, वाई प्लस जेड के। ये गलत ऑप्शन है, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। हमेशा याद रखिएगा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटीरियर एंगल अगर लेट सपोज यहां पे गिवन है, तो इस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, फॉर एग्जांपल ये अल्फा है, ये आपके पास बीटा है, ये आपके पास गामा था, और ये लेट सपोज जेड है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ द टू एंगल्स के। अब यहां पे सम ऑफ टू एंगल्स तो गिवन है, मगर भाई ये वाला एंगल कभी भी काउंट नहीं होगा। एक्सटीरियर एंगल जिस एंगल के साथ बना हुआ होता है ना, उसके अलावा वाले बाकी दो दो जो एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको उसकी लॉजिक दिखाता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये आईबीसीएस में भी आती है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछी जाती है कि लेट सपोज आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है ये आपका एंगल आ रहा है ए, ये आपका एंगल आ रहा है बी, ये आपका एंगल आ रहा है सी, यहां पे लिखा हुआ है एक्स। तो भाई ये जो एक्सटीरियर एंगल एक्स होगा ना, ये किसके बराबर होगा, याद रखिएगा एक्स बराबर होगा ए प्लस बी के। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल सम होता है अदर टू एंगल्स का। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। ये उसमें ये वाला एंगल कभी भी काउंट नहीं होता। तो यहां पे एग्जामिनर आपसे इस ऑप्शन में कह रहा था कि ए बराबर है वाई प्लस जेड के, यानी कि देखो ए जो है वो इसी जेड का एक्सटीरियर है ना, तो ये तो कभी काउंट नहीं हो सकता। तो वो अगर अगर ये स्टेटमेंट सही होती तो कब सही होगी कि ए बराबर होता एक्स प्लस वाई के, कि भाई एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स के, सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स के, यानी कि भाई जो बराबर वाला एंगल है उसके अलावा वाले जो बाकी दो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनके सम के बराबर होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। तो खाली आपके पास ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 ओनली का। करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 ओनली का, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से बेटा हमारी आज की क्लास के भी नर्स के टॉप अपने एमसीक्यूज हमारे मंतक के अंजाम पे पहुंचे। भाई ये लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस लेक्चर सीरीज में आज तक नर्स के जितने क्वेश्चंस आए हुए मैं सारे के सारे आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो रिमेंबर दिस थिंग, आपने ये पास पेपर्स की सीरीज ना सिर्फ खुद कवर करनी है, बल्कि अगर कोई खानदान का फर्द, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पर्टिकुलरली कोचिंग का बंदा, कोई आपके कॉलेज का फ्रेंड किसी भी नर्स के टेस्ट में अपेयर हो रहा है, उससे लाजमी तौर पर पास पेपर्स की प्लेलिस्ट को शेयर करिए ताकि वो भी इस पास पेपर्स के लेक्चर्स को कवर अप करे। सेकंड नंबर के ऊपर भाई बैच जो मेरा हो रहा है स्टार्ट, वो हो रहा है 23 मार्च से। इस बैच का फायदा क्या है मैं आपको बहुत कैटेगोरिकल वे में समझा देता हूं। देखो बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बैच के अंदर आपकी लाइव क्लासेस के अंदर तमाम का तमाम एप्टीट्यूड का कोर्स कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है। पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं। अब जो बच्चे कहते हैं ना सर यूट्यूब के लेक्चर में और लाइव क्लास में डिफरेंस क्या है, भाई जमीन आसमान का डिफरेंस है। यूट्यूब के ऊपर आपको लेक्चर्स पाने भी मिलेंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कहां से स्टार्ट करना है, कौन सी चीज नस में रेलिवेंट है कौन सी नहीं है। तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपको अप टू द डेट जो सिलेबस होता है वो पढ़ाया जाता है। जो रेलिवेंट पास पेपर्स होते हैं वो सारे के सारे आपको कवर करवाए जाते हैं। क्लासेस के अंदर ही आपकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करवाई जाती है, चीजों को कवर करवाया जाता है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप YouTube से कवर करते हो किसी और जगह से कवर करते हो तो वहां पे क्या होता है भाई, नॉर्मली जो आजकल मैंने फनकारी देखी है वो एक ही बंदा बैठ के बायो पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। भाई ऐसी फनकारी नहीं होती। एक डेडिकेटेड फैकल्टी होती है, पाकिस्तान की टॉप की इंस्टीट्यूट की फैकल्टी होती है। वही फैकल्टी अगर किसी प्राइवेट कोचिंग में जाके जब पढ़ाती है 70,000 80,000 रुपए वहां पे एप्टीट्यूड की फीस होती है। जब मेरे पास आती है तो बेटा वो एक्सपेंसेस मैं बर्दाश्त करता हूँ, जाहिर सी बात है, तभी मैं अपने बच्चों को काफी कम कीमत पर वो चीज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी होती है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, पीएचडी होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज होते हैं जो कि बैठ के पढ़ाते हैं, और इसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट कवर करवाया जाता है। यानी कि देखो आपको एक यूनिवर्सिटी की फीस पे नहीं करनी, आपकी इस बैच के अंदर हर यूनिवर्सिटी की तैयारी हो रही। आप नस को टारगेट करो, नस के साथ फास्ट को, यूईटी को, जीआईकेआई को, कॉमसेट्स को, एनईडी को, आईबीए को, प्यास को, लम्स को, हर यूनिवर्सिटी की तैयारी इसमें कवर करवाई जाएगी। कंप्लीट तैयारी आपकी तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की कवर करवाई जाएगी। अच्छा इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, ये 1 महीने का 2 महीने का कोर्स नहीं होता भाई। हम आपका कोर्स
विद इन 2 मंथ्स के अंदर कवर जरूर करवाएंगे, मगर उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा, क्योंकि अभी आपके एफएससी के पेपर्स भी आएंगे, आपके ए लेवल्स के पेपर्स भी आएंगे, तो भी आपको उसके अंदर रिलैक्सेशन भी मिलती है, आपको गैप भी मिलता है। आप क्लासेस ना लो, उसमें कोई इशू की बात नहीं, आपको हम गैप देंगे, प्रॉपर्ली ब्रेक देंगे, और फिर दोबारा आपका कोर्स दोबारा कवर अप करवाया जाएगा, आपका कंप्लीट कोर्स दोबारा कवर भी करवाया जाएगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज हो रहा है। ये नहीं कि भाई 2 महीने के बाद कोर्स खत्म हो गया तो आप कौन थे मैं कौन, ऐसा नहीं। आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर हो रहा होता है। यानी कि अगर आप लेट सपोज नस का नेट नंबर 3 आप देते हो, उसके बाद नेट नस का नेट नंबर 4 दे रहे हो, अब 3 महीने का बीच में गैप है, 2 महीने का गैप है, तो भाई दोबारा से एक दफा कोर्स पूरा रिवाइज होगा, आप दोबारा से सारे टेस्टों को दे सकते हो, एक एक चीज को दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारे टेस्टिंग सिस्टम होता है कि भाई इस टेस्टिंग सिस्टम के अंदर प्रॉपर्ली टाइमर्स लगे हुए होते हैं, तो आपको वही सेम एक्सपोजर मिलता है जो नस का टेस्ट का होता है, एनईडी के टेस्ट का होता है, आईबीए के टेस्ट का होता है, जीआईकेआई के टेस्ट का होता है, फास्ट के टेस्ट का होता है। तो भाई आपको प्रॉपर्ली वही एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि आप जितनी भी तैयारी कर लो, आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, आप एक्सपोजर को फील नहीं करोगे, आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। चौथे नंबर के ऊपर सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप जो भी टेस्ट देते हो बेटा, इस टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है कि इस टेस्ट में क्या क्वेश्चंस थे, कहां पे आप वीक हो, कहां पे आपकी पर्टिकुलरली क्वेश्चन में गलती हुई, सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या है, सो ऑन। पांचवें नंबर के ऊपर आपके प्रॉपर्ली टॉपिकल पास पेपर्स विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ ये, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि भाई आप लोगों की लाइव क्लासेस जो डेडिकेटेड फैकल्टी है वो तो कंडक्ट करेगी, मगर डाउट सेशंस अलग होते हैं। डाउट सेशंस के अंदर मेरी जो सेकंड टायर फैकल्टी होती है वो आपकी डाउट्स को कंडक्ट करती है। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस मटेरियल में कहीं फंस रहे हो, किसी टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम करते हो, किसी पास पेपर में प्रॉब्लम करते हो, तो भाई वहां पे आप लाइव क्लासेस के अंदर, अगेन ये कोई फीचर आपको और नहीं देगा, लाइव क्लासेस के अंदर डाउट्स आपके क्लैरिफाई नहीं होते, तो भाई लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स यहां पे क्लैरिफाई होते हैं। तो तमाम की तमाम फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, अगर आपको वहां पे इसके अलावा कोई और अच्छी फैसिलिटी दिखती है तो आप मुझसे वो शेयर करो। मैं आपको बैच के अंदर कंफर्म गारंटी देता हूं कि मैं आपको इस बैच में इस मिनिमल फीस के साथ मैं वो आपको इंशाल्लाह ताला फैसिलिटी भी प्रोवाइड करूंगा। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इंशाल्लाह जवजल। न्यू बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से। आप तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी इसमें कवर कर सकते हो, चाहे एनटीएस की तैयारी करो, चाहे फास्ट की, चाहे नर्स की, चाहे बी कैट साइड की, बिजनेस यूनिवर्सिटीज की। सबसे बड़ी बात, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहां पे आप इंजीनियरिंग साइड को कवर करने के पैसे अलग देते हो, बिजनेस साइड को कवर करने अलग पैसे देते हो। मैं इस बैच में आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करूंगा। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप प्री मेडिकल स्टूडेंट हो और आप मेडिकल की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो तो आपके बैचेस अलग होते हैं, आपको हर चीज प्री मेडिकल के हिसाब से पढ़ाई जाती है। एमडी कैट के बैचेस हमारे टोटली डिफरेंट होते हैं। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं, जैसे खैरियत से मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा